आज हम लोग को लुसेंट बुक से पढ़ना है हमारे क्विज में हिस्ट्री में, और हिस्ट्री तथा फिजिक्स अभी चल रहा है। हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य और तथा बहमनी साम्राज्य, और इसके अलावा एक और पढ़ना है सल्तनतकालीन व्यवस्था। और बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का हम लोग का चैप्टर नंबर 20 है। जब आप फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, 20 नंबर चैप्टर में कौन सा चैप्टर है ये? 20 नंबर में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय समूह पढ़ेंगे, और उसके पश्चात 21 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे ब्रह्मांड। एक मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा कि कल का वीडियो जो है आप लोग को नहीं मिल सका, इसका थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, तो जो कल वाला वीडियो में उसको मैं संडे को डाल दूंगा, और आज से हम अपना नियमित वीडियो डालता रहेगा। तो चलिए आइए अपन शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, तो क्या इसके बारे में पढ़ना है लोगों को? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, और उसके सबसे पहले सल्तनतकालीन व्यवस्था। ठीक है, हम लोग देखिए सल्तनतकालीन सभी लोग सल्तनतकालीन में हम लोग सब कुछ अपना देख चुके थे ना व्यवस्था। ठीक है, देखिए जब लोग सल्तनतकालीन व्यवस्था कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग देखें जिसमें हम ये नंबर हो के यहाँ का गया और इससे मतलब जिला को क्या कहा जाता था, प्रांत को क्या कहा जाता था, फिर ये जो कानून का व्यवस्था क्या था, ये लोग किस तरह से कराते थे। ठीक है, इन लोगों में इसके अलावा कुछ हमारे प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है, तो ये लोग सब क्या होंगे बात किया इन लोगों का बेसिकली चीज़ क्या था। तो चलिए जब हम बात करते हैं सल्तनतकालीन व्यवस्था, तो सल्तनतकालीन व्यवस्था में सर्वप्रथम क्या बोल रहे हैं हम लोग 3-4 पोस्ट के बारे में सर्वप्रथम देख रहे हैं। ठीक है, ये बताइए सल्तनत काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? बहुत बढ़िया, सल्तनत काल में प्रधानमंत्री को वजीर अथवा वकील कहा जाता था। अब यही जब बोलते मजमूदार कौन था सल्तनत काल में? मजमूदार जो उधार दिए गए धन का हिसाब उसका लेखा जोखा रखता था, उसका रिकवरी करता था। एक बात बताइए, दीवाने हिंसा कौन था सल्तनत काल में? दीवाने हिंसा जो है कहीं डाकिया हुआ करता था। ठीक है, दीवानी हिंसा कौन था? डाकिया हुआ करता था। ठीक है, चलिए तो आप लोग जस्ट आप यहीं से बताइए बहुत में। हाँ, आरिज-ए-मुअल्लिक मलिक कौन था? आरिज-ए-मुअल्लिक मलिक दीवाने अर्ज का प्रमुख था। ठीक है, ये बताइए दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? बहुत सुंदर, दीवाने अर्ज का स्थापना किसने किया था? बलबन ने। और दीवाने अर्ज क्या था? एक सैनिक। बहुत आप लोग एक बात बताइए, बरीद-ए-मुअल्लिक क्या था? नहीं, बरीद-ए-मुअल्लिक सल्तनत काल में गुप्तचर व्यवस्था था। ठीक है, क्या बोले हैं कि बरीद-ए-मुअल्लिक सल्तनत काल में क्या था? गुप्तचर व्यवस्था था। ये बताइए कि बिल्कुल बहुत बना, ये बताइए कि प्रांत को क्या कहा जाता था? हाँ, प्रांत मतलब राज्य को नहीं, सल्तनत काल में कहाँ से आया? प्रांत को इस समय जानते हैं सूबा कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को इस टाइम क्या बोला जाता था? सूबा बोला जाता था अथवा इक्ता बोला जाता था। और जिला को क्या बोला जाता था? जिलों को सिक्को बोला जाता था। मुगल काल में जिला को सरकार बोला जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में जिला को क्या बोला जाता था? सिक्को। ठीक है, सिक्को बहुत सिक्को बोला जाता था। तो चलिए आप लोग अगला जस्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ये बताइए आप लोग 5 भाग के बारे में सुनते हैं ना, उस समय 5 भाग मिले 5 काल के बारे में, जजिया, ज़कात, खराज, खम्स और उर्स। ये बताइए जजिया को किससे लिया जाता था? बहुत, जजिया को किससे लिया जाता था? और गैर मुसलमानों से। ठीक है, यार एक ऐसा कर था धार्मिक कर था। जजिया जो है सुनिए, जजिया जो है बोलिए ब्राह्मणों से लिया जाता था, और ये बोलिए धार्मिक कर था। ठीक ना, इसको किसने लगाया था सर्वप्रथम? एफएसटी ने। जो सब और ये बताइए ज़कात किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। बहुत बढ़िया, ज़कात जो होता है किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। ये क्या था? भूमि कर था। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या था? ज़कात जो क्या था जी? बहुत बढ़िया, ज़कात जो है क्या बोला है कि भूमि कर था। जजिया हो गया, ज़कात, खराज। ये बताइए खराज क्या था? खराज कितना नहीं था, तो खराज किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। क्या था? भूमि कर। ठीक है, उस्र क्या था? उस्र विकल्प था। उस्र किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता है, धार्मिक कर। ठीक है, यानी देखिए जजिया जो है अपना क्या चीज बोली, ब्राह्मणों से लिया जाता था धार्मिक कर, और उस मुसलमानों से लिया जाता था धार्मिक। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जबकि जजिया ज़कात खराज। ठीक है, जब खराज किसे हिंदुओं से लिया जाने वाला या फिर बोलिए गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और खम्स क्या था? खम्स बोलिए इतना लूट का हिस्सा था। तो आप लोग ये बताइए कि सल्तनत काल का एकमात्र शासक कौन था जिसने खम्स में से कोई धन ही नहीं दिया?
नहीं, सिकंदर लोदी खम्स में से 1/2 कर दिया था, ठीक है, नहीं दिया था, ठीक है, सिकंदर लोदी बोला ना, ठीक है, सिकंदर लोदी नहीं दिया था, उसको बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। खम्स में से देखिए एकमात्र सल्तनत कालीन शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, जिसने खम्स में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट हम लोग अगला जस्ट बात क्या कर रहे हैं, सल्तनत काल में जब घोड़े की बात की तो घोड़ा क्या कहाँ संबंधित था? 3 जगह से, बस तुर्की से, तुर्की और अरब से, ठीक है, वहाँ से घोड़े बनवाया जाता था। और यही हाथी कहाँ से? बंगाल से। सल्तनत काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? देवल था, ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्तनत काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? देवल था। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर यह आता है कि बहुत बढ़िया, तो ये बताइए कि प्रांत जिला, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आप लोग जस्ट अगला क्वेश्चन एक बात बताइए कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस से बलबा, क्या कहा जाता था? मजलिस से बलबा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? बहुत। और देखिए इसकी बैठक कहाँ पर था? याद करना तो क्या है, मजलिस से खास में, बहुत मजलिस से खास में मजलिस से बलबत की बैठक होती थी, ठीक है, क्या बोले? मजलिस से खास में, मजलिस से खास में मजलिस से खलबत की बैठक होती थी, यानी किस टाइम मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस से खलबत। अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन आप लोग यही से ये बताइए, मजलिस से खलबत तो बिल्कुल बोलिए, बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये बताइए बार ए खास तथा बार ए आजम क्या था? बार ए खास तथा बार ए आजम क्या था? मतलब उसमें बार ए खास में था ना, रईसों, अमीरों और खानों को बहुत बढ़िया बुलाया गया था, मतलब मंत्रिमंडल मिलने के लिए, और बार ए आजम में बहुत बढ़िया। देखिए बार ए खास में क्या होता था, इसमें जो सुल्तान हुआ करता था, एक और बात ये सल्तनत काल में जो अपना प्रमुख अपना नया के जो मुखिया वो सुल्तान था। सुल्तान किसको उस टाइम बोलते थे? राजा को ना। तो देखिए उस समय सुल्तान क्या करता था, मजलिस से खास बोले जितना ही बोले बढ़िया बढ़िया लोग हैं वो सभी लोग अच्छे लोग से मिलता था, और बार खास बोले, और बार आजम में मतलब उसमें सुल्तान क्या करता था कि बोले अपना जितना भी काम था उस अपना काम को निपटाता था। अगला जैसा ही एक बात बताइए, सल्तनत काल क्या बोले कि सल्तनत काल में बिल्कुल सल्तनत काल में कानून का व्यवस्था कितना प्रकार का? 3 प्रकार का था। कौन था? हदीस, इजमा और कौन है? हदीस, इजमा नहीं, कुरान नहीं था जी, हदीस था। हदीस, इजमा, कपास नहीं, कायस ठीक है, कुरान सुने, कुरान, हदीस, इजमा। सुनिए थोड़ा सा बता रहा है, जब मुस्लिम काल में जाइएगा ना, देखिए मुस्लिम काल में मुस्लिम लोगों का 4 नियम होता है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ठीक है, लेकिन सल्तनत काल में कहता है कि कुरान, हदीस और इजमा का इसमें कयास नहीं था। एक और क्वेश्चन बताइए कि जो बोलिए अपना क्या चीज गोला फेंकने वाला जो तोप होता था, उस तोप को क्या बोलते थे? बस अराद या मांगलिक था, अराद या मांगलिक था। बहुत बढ़िया। तो चलिए जस्ट आप लोग स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये आता है, और क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि आमिल क्या था सल्तनत काल में? हाँ आमिल, यहाँ से थोड़ा सा आमिल जो है परागरे का अपना मुखिया होता था। देखिए क्या हुआ था, परागरा किसको बोलते थे? जिला राज्य को क्या बोले? सूबा में, सूबा को इक्ता में, और इक्ता से बोलिए छोटा क्या था? परागना था, ठीक ना। और परागना जो अपना क्या चीज बोलिए कि परागना का अध्यक्ष को लोग आमिल होते थे, ठीक है। एक बात बताइए कि सल्तनत काल में मुसरिफ क्या था? हाँ मुसरिफ, ये जानते हैं परागना से अपना जो टैक्स वसूली करता था उसको बोलते थे मुसरिफ, ठीक है, यानी कि परागना से टैक्स कौन वसूलता था? मुसरिफ। बहुत बढ़िया, परागना से टैक्स कौन वसूलता था? मुसरिफ। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखिए किसकी बात कर रहे हैं जी, तो देखिए जस्ट हम लोग बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, सुल्तान के अस्थायी सेना को क्या कहते थे? सुल्तान के अस्थायी सेना क्या करते थे? खास खेल करते थे, ठीक है। सुल्तान के अस्थायी सेना क्या करते थे? खास खेल करते थे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला चलिए अब जस्ट आपके ऊपर क्वेश्चन रहा, और क्वेश्चन जस्ट आपके ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन ये था किस दो शासक के बीच मतलब शासन काल में अमीर प्रभावी हो गए? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किस दो किस शासक का समय अमीर और अमीरों का चरम था?
अमीरों का चरमपद लोधी वंश का शासन। अमीरों का चरमपद का लोधी वंश का बाबू लिया था ना। ये लौटा दिया था। हाँ ठीक ठीक, क्या बोला है देखिए, अमीर वली अपना प्रभावी किसके समय हो गया था? बाबर नाना लालू खिलजी के समय। और अमीर वली अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय थे? अमीर अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय थे? लोधी वंश के। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए जस्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, तो देखिए जस्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये तो देखिए आप जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ एक बात आगे थोड़ा सा, कुछ ही समय सल्तनत काल में कुछ अपना डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था। बहुत बढ़िया, तहसील ये बताइए दीवाने बंदीखाने का स्थापना किसने किया था? एफएसटी ने, ठीक है। दीवाने बंदीखाने का स्थापना किसने? एफएसटी ने। और दीवाने बंदीखाने क्या था? बॉस ये अपना दास विभाग था। एक और चलिए अगला जस्ट बताइए, दीवाने बंदीखाने, दीवाने खैरात का स्थापना किसने किया था? हरिओम जी। एफएसटी। दीवाने खैरात क्या था? अस्पताल नहीं, दीवाने खैरात जो है ये बोलिए स्पेशली विधवा और गरीब महिला दीवाने बंदीखाने, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहार। देखिए दीवाने इस्तिहार था पेंशन भी, दीवाने खैरात था दीवाने इस्तिहार का स्थापना किसने किया था? एफएसटी ने। और दारुल सभा का स्थापना किसने किया है? और ये क्या था? ये आपका खैराती अस्पताल था, ठीक है। ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तो अगला जस्ट बताइए दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? बल बनिए क्या था? संघ विभाग। ये बताइए दीवाने मुस्तखराज का स्थापना लादू की दिन क्या था? विधि विभाग। और जस्ट अगला क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि बहुत दीवाने रियासत बोल दिया ना, ये बताइए दीवाने कोई का स्थापना किसने किया था? बहुत बढ़िया, दीवाने कोई का स्थापना एमपीटी ने किया था। और दीवाने कोई क्या था? ये कृषि विभाग। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट बताइए दीवाने वकूफ का स्थापना किसने किया था? दीवान ए वकूफ और दीवाने जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सल्तनत कालीन व्यवस्था। इसमें कुछ और है क्या बोले? जैसे में ये था कि सल्तनत कालीन जो व्यवस्था था, हाँ प्रशासन मतलब किस और देखिए थोड़ा सा सल्तनत कालीन व्यवस्था में और हम लोग क्या देख लेते हैं कि बताइए सल्तनत कालीन व्यवस्था में मुक्तई क्या था? मुक्तई एक कर था। बहुत मुक्तई एक कर था। और बताइए सल्तनत कालीन व्यवस्था में मसाहत क्या था? साथ भी कर था नहीं, फिर बहुत मसाहत होता है भूमि मापने की पैमाइश थी। और मसाहत को किसने दिया था? अलाउद्दीन ने। तो देखिए एक क्वेश्चन यहीं से देता है, मसाहत से एक क्वेश्चन देता है कि वह बोलिए सल्तनत कालीन शासक कौन था, ठीक है, जिसने पहली बार भूमि का पैमाइश करा करके उस पर लगा निर्धारित किया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यानी मसाहत को किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और देखिए जब बात करते हैं सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था की, बहुत नहीं उस पर नहीं, तो देखिए ये क्या बोले चांदी का टाका, ठीक है, अगर चांदी का टाका तो तांबे के दिरहम पर आधारित है। इसके ऊपर हम ये सल्तनत कालीन जितने और चांदी का टाका और तांबा का दिरहम पर बोलिए उस पर अपना सल्तनत कालीन व्यवस्था आधारित है, ठीक है। और देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाला है? विजयनगर साम्राज्य। किसके बारे में पढ़ने वाला है? विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य पहले बताइए कौन कौन आप लोग पढ़े हैं? बहुत बढ़िया आप पढ़े हैं अजीत भी, आप बहुत सुंदर। आप मित्र जी आप तो चलिए पेपर देकर है, कोई बात नहीं। आप वो भी पढ़े, बहुत बढ़िया। आप भी छोड़ दिए, बहुत आप तो सुन छोड़ दिए। आप पढ़े ना आप दीना ना हरिओम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि जो वर्ग देते हैं उसको पढ़ कर रहिए, ठीक ना। और पढ़ने के बाद जो कहानी सुना तो उनको सुनिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना एमबीटी कैसे, एमबीटी समझ गया ना, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर तथा बुक्का नामक भाइयों ने एमबीटी के समय साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक है। अब हरियर बुक्का के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि हरियर बुक्का जब पहले किसके दरबार में रहा करते थे? हरियर बुक्का पहले नहीं सुनिए, हरियर बुक्का हरियर तथा बुक्का काकतीय साम्राज्य का अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव
देखिए कृष्णदेवराय के बारे में एक और कहेंगे। कृष्णदेवराय जो अपने कभी प्रारंभ में ये लोग हिंदू थे, ठीक है, लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण आते हैं और बोलिए जिस तरह से मुस्लिमों का अपना दबदबा बढ़ते जाता है, ये लोग इन लोगों से प्रभावित होकर क्या करते हैं, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी टाइम इनके अपना एक गुरु थे हरिहर बुका का, जिनका नाम था विद्याधर। ये विद्याधर इनको क्या करते हैं कि पुनः अपना क्या कराते हैं कि हिंदू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी को लेकर हिंदू में कन्वर्ट होने के पश्चात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुका नामक दो भाइयों ने करते हैं। और ये अपना कहते हैं पिता के जो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं और इनके पिता के नाम पर इसका नाम विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि सायण जो है इनके दरबार में ना करते थे, ठीक ना, सायण जो है इनके दरबार में ना करते थे, तो हरिहर तथा पिता के ही दरबार में, ठीक है। हाँ सायण किनके दरबार में थे, हाँ सायण क्या थे, हरिहर तथा पिता के दरबार में ही रहते थे। अब देखिए एक और आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है, पहले विजयनगर साम्राज्य है कहाँ, ये देखिए विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में वही कर्नाटक का जो हम्पी है वहीं पर है, और जो तुंगभद्रा नदी है उसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसका वर्तमान में अभी अवशेष ये प्रकाश किया जाता है, तो वही हम्पी इसका अवशेष मिलता भी है। और बात क्या आती है कि देखिए विजयनगर साम्राज्य में तो टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश है, 5 वंश है, संगम, सुल्लू, और 4 विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश अपना शासन करते हैं। इसकी कौन कौन है, संगम, सुल्लू तथा आर्यभट्ट, ठीक है, तथा आर्यभट्ट। तो देखिए जो ये लोग थे विजयनगर साम्राज्य के संगम, ये बताइए संगम वंश का पहला शासक कौन था, संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम थे, और संगम वंश का अंतिम शासक कौन थे, विरूपाक्ष द्वितीय, कोई भी दे देता है। अब देखिए जब बात क्या हुई है हरिहर प्रथम, देखिए ये हरिहर प्रथम को अपना गति को बैठे उसके पश्चात में क्या है बुका प्रथम, बिल्कुल ये बताइए नहीं, आप बताइए बुका प्रथम कौन सी उपाधि लेते हैं, हरिहर जी बताइए। हाँ बुका प्रथम ने संगम वंश के शासक बुका प्रथम ने कौन सी उपाधि लिया था, वेदमार्ग प्रतिष्ठात्मक की, ठीक है। यानी फिर से क्वेश्चन ये देता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी, तो क्वेश्चन लिया था बुका प्रथम ने। और इसके पश्चात में कौन आते हैं, हरिहर द्वितीय आते हैं। और हरिहर द्वितीय चर्चा में क्यों है, ये बोलिए ये तो सबसे पहले गोवा को छीन अपने मिला लेते हैं। और ये बोलिए संगम वंश के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने बोलिए महाराज धीराज की उपाधि ली, ठीक है। ये संगम वंश के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि लेकर। और आते हैं कौन इसी वंश के शासक, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम क्या करते हैं, ये जानते हैं तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराते हैं तथा हरिद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराते हैं। और देखिए देवराय प्रथम का सबसे मस्ट इंडिया क्वेश्चन ये देता है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में था, देवराय प्रथम के दरबार में, ठीक है। और देवराय प्रथम से ही अपना एक और फैक्ट ले लीजिए कि देखिए संगम वंश के लिए अपना शासकों में नाम सर्वप्रथम किसने मुस्लिम सैनिक को शांति किया था, देवराय है। और पहला बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की जब बात करते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगूर इस्माइल, ठीक है, हसन गंगूर इस्माइल अथवा इसका एक और नाम था हसन गंगूर इस्माइल, ठीक है। और ये बोले जफर, इनका क्या है हसन गंगूर इस्माइल अथवा जफर खान करता है, ठीक है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, हसन गंगूर राजधानी कहाँ बनाता है, गुलबर्गा, ये राजधानी बनाता है। और इसकी जो है मराठी, ठीक है। इसी वक्त देखिए एक शासक था जिसका नाम क्वेश्चन नहीं फंसा रहता है कि बहमानी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी है तथा बाद में राजधानी कहाँ है। इसकी प्रारंभिक राजधानी की गुलबर्गा और बाद में राजधानी की बीदर। और इसकी राजधानी बीदर किसने बनाया था, इसकी राजधानी बीदर इसी वर्ष का एक शासक था जिसका नाम था सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिनका क्या बोले हैं इसी वर्ष का एक अन्य शासक था जिसका नाम था सियाबुद्दीन अहमद प्रथम। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने क्या किया था, अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, बीदर। और देखिए कि उस टाइम में बोलिए अगर बात करें बारूद का, एक इसी वक्त से एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, यानी कि बहमानी साम्राज्य का एक अन्य शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने पहली बार किसका बारूद का प्रयोग किया था, किसके विरुद्ध, भूखा के विरुद्ध, ठीक है। भूखा किस वंश का शासक थे,
अब बात क्या आ रही है कि एक आप लोग क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस पर से देखिए लास्ट अन्य शासक के नाम जा रहा है। देखिए जब एक अन्य शासक बन गया तो इस कौन सा अन्य शासक इसका नाम था मोहम्मद तरीके में ही रूसी आदमी आके इसका नाम था निकितिन, ठीक है। तो क्वेश्चन यह पूछ देता है कि रूसी आदमी निकितिन किसके दरबार में आया था? मोहम्मद तरीके के दरबार में। और मोहम्मद तरीके ने महमूद गवाह को क्या किया था? बिल्कुल उसे फांसी भी दिया था, उसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि भी दी थी। तब उसको क्या बोले मोहम्मदी सम्राट का प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। और महमूद गवाह के नेतृत्व में ही बोलिए जो अपना मोहम्मदी सम्राट था ये बोलिए बहुत ही चरम पर पहुंचा गया था, ठीक है। और महमूद गवाह का एक काम ये आता है कि महमूद गवाह ने मदरसे का निर्माण कहाँ कराया था? बिदर में, ठीक है। महमूद गवाह ने मदरसे का निर्माण कहाँ कराया था? बिदर में। क्योंकि जब मोहम्मदी सम्राट के प्रांत की बात करें तो मोहम्मदी सम्राट के प्रांत को क्या बोलते थे? तरा बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला है कि मोहम्मदी सम्राट के प्रांत को क्या बोला जाता था? तरा बोला जाता था। और प्रांतों की टोटल संख्या कितनी थी? 4 थी, ठीक है। कौन कौन? गुलबर्गा था, बरार था, बीदर था, तथा अपना क्या था? बीजापुर था। फिर से सुन लीजिए क्या बोले हैं कि मोहम्मदी सम्राट के 4 प्रांतों में था, गुलबर्गा था, बरार था, बीदर था, और क्या बोला है? बीजापुर। बहुत तो देखिए 4 था, बरार, गुलबर्गा, बीदर और बीजापुर, 4 ना गोलकुंडा नहीं ये इसका नहीं है, विखंडा में जो प्रसाद बनता है साहब। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इसका सबसे बर्मानी साम्राज्य का सबसे मजबूत तरफ कौन सा था? बर्मानी साम्राज्य का सबसे मजबूत तरफ कौन सा था? देखिए बर्मानी साम्राज्य का सबसे मजबूत तरफ की जब बात करते हैं तो वो बोलिए उनका कौन सा था? गुलबर्गा तरफ था, जो बीजापुर में था, ठीक है। और क्या बोला है? गुलबर्गा तरफ बोला है नहीं, थोड़ा सा हाँ सॉरी इसका बीजापुर क्षेत्र का गुलबर्गा तरफ, ठीक है, वही अपने इस तरफ से ही था। अब बात हम लोग इसकी करते हैं, ये तो हो गया। ये बताइए इस वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मदी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला, ठीक है। क्या बोला है? मोहम्मदी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। और कलीमुल्ला की बोले जो मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मदी साम्राज्य 5 पार्ट में बढ़ जाता है। क्या बोले हैं? जब कलीमुल्ला की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मदी साम्राज्य 5 पार्ट में बढ़ जाता है। लेकिन जो 5 पार्ट हो जाता है तो आप लोगों से क्या बोलता है कभी एग्जाम कि आप यहाँ इसका क्रम सजाइए, नहीं तो यहाँ के शासकों को क्या बोला जाता था और इसकी स्थापना किसने किया था, ठीक है। देखिए जब इसके 5 पार्टों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रम से ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस पार्ट का स्थापना हुआ था? बीजापुर। उसके पश्चात अहमद, उसके पश्चात बरार का, उसके पश्चात गुलबर्गा का, और उसके पश्चात बिदर का। तो अब देखिए क्वेश्चन आता है कि बीजापुर का स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। और यहाँ के शासक को क्या बोला जाता था? आदिल शाह, ठीक है। और उसके पश्चात अहमद का स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद, ठीक है। और यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम शाह। उसके पश्चात कौन था? बरार का स्थापना किसने किया था? बरार का स्थापना किसने किया था? इमाद शाह ने, ठीक है। क्या बरार का स्थापना किसने किया था? इमाद शाह ने। और बोलिए कि यहाँ बरार के शासक क्या बोला जाता था? इमाद शाह। और उसके पश्चात बात करते हैं गोलकुंडा का स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने। और यहाँ के शासक क्या होता है? कुतुब शाह, ठीक है। और लास्ट बढ़ जाता है बीदर। बीदर का स्थापना क्या होता है? अमीर अली वरीद करता है, ठीक है। बीदर का स्थापना कौन करता है? अमीर अली वरीद। और यहाँ के शासक क्या बोला जाता था? वरीद शाह, ठीक है। यहाँ के शासक क्या बोला जाता था? वरीद शाह। देखिए हम लोग क्वेश्चन उल्टा हो गया। खुदी जो हम बोले हैं कि विजयनगर साम्राज्य में खुदी क्या बोले दूसरे से लेकर खेती करता था नहीं। खुदी बोले वैसे भी एक बोला जाता था कि जैसे हमारे जमीन दिया गया ना और जमीन के साथ जो अपना मुझे मजदूर हुआ करता था वो भी उस जमीन के साथ उसी व्यक्ति के पास चला जाए, यानी जो खेत मिला है वैसे व्यक्ति को क्या बोलते थे? खुदी बोलते थे। बहुत वैसे लोग क्या बोलते थे? खुदी बोलते थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि बहमानी साम्राज्य के प्रमुख मंत्रिका कौन था? दाभोल नहीं था जी, दाभोल नहीं था। दाभोल आप लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सब कर लीजिए आप फटाफट, ठीक है। चलिए क्या बोले? दाभोल। और देखिए इसको हम लोग अपने यहीं से रोक लेते हैं। और कल के देखिए कल के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कल के लिए हम लोग का चैप्टर है, देखिए चैप्टर है स्वतंत्र प्रांतीय, कितना चैप्टर है?
स्वतंत्र क्रांतीय राज्य तथा काम ये कीजिएगा सूफी आंदोलन, ठीक है, केवल सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन नहीं बोले, केवल सूफी आंदोलन। देखिए आप लोगों को होमवर्क बहुत कम करना है, अब अगर इसमें आप नहीं कीजिएगा तो फिर कब कीजिएगा, ठीक ना। इसलिए होमवर्क अपना 100% आप लोग करके आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कलेक्टिव में स्वतंत्र क्रांतीय राज्य, ठीक है, यानी का चैप्टर नंबर 33, ठीक है। और उसके पास आप क्या बोलिए करना है चैप्टर नंबर 34 यानी कि सूफी आंदोलन, ठीक है। अब हम लोग किधर बोलते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का हम लोग और फिजिक्स का चैप्टर नंबर कितना था 20 था, और चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 में प्रमाण था, यानी 20 में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। और 21 में प्रमाण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब क्या करते हैं नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन पहले होता है क्या, सबसे पहले ये जानिए। देखिए जब दो, बिल्कुल सही, जब एक परमाणु, मतलब जब एक परमाणु बोलिए, जब एक भारी परमाणु दो बोलिए परमाणु अपने का विखंडित हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया, स्ट्रासमैन तथा हान ने, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया, स्ट्रासमैन तथा हान। तो देखिए नाभिकीय विखंडन जो हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, एक हमारा अनियंत्रित, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान दें इसको अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखिए अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता क्या है, इसमें परमाणु 1 से 3 बनेगा, ठीक है, 3 से 9 बनेगा, ठीक है, 9 से 27 बनेगा, इसी तरह से लेकर का जो सिलसिला अपना चलता है, क्यूब के रेशियो पे जाता रहेगा। हां क्यूब के रेशियो पे लेते ही तो सदा चलता रहेगा। और देखिए जब अगला बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहां किया जाता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहां किया जाता है, परमाणु बम में। तो चलिए परमाणु बम बताइए विधायक कि परमाणु बम की खोज किसने किया था, ओपेनहाइमर ने, ठीक है। देखिए परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर ने, ठीक है, प्रोजेक्ट में 8 के तहत इसका खोज किए थे, और परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया, ठीक है। बहुत सा है परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। हाँ सर वो तो नहीं, वो तो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है। और जब बात करते हैं वो भी ठीक है, उसमें था लेकिन दूसरा क्वेश्चन। और देखिए अभी गायब बहुत, और देखिए जब लोग बात करते हैं किसकी, तो परमाणु बम बोले ना, बहुत बड़े। देखिए जब परमाणु बम तो अपना बात हो गई, तो परमाणु बम अपना हो गया, तो परमाणु बम के बाद अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो गया। और बात करें इसके नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखिए जब नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, देखिए नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहाँ किया गया है, इसका प्रयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्टी में किया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु भट्टी के बताइए इसका कौन है, अभी इसको खोजकर्ता कौन है, हेनरिक फर्मी नहीं है, यानी कि एटॉमिक रिएक्टर खोज की है हेनरिक फर्मी। और देखिए एटॉमिक रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए एटॉमिक रिएक्टर में जब बात करते हैं इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु बम में किसका यूरेनियम का प्लूटोनियम का इत्यादि किया जाता है, सिर्फ इसमें भी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का, यूरेनियम का, एलिमेंट्स और का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम, बोरॉन तथा जिर्कोनियम। ठीक है, क्या बोला है एटॉमिक रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम, बोरॉन तथा जिर्कोनियम। और ये अवशोषक के रूप में करता क्या है, जैसे यूरेनियम का बोलिए प्लूटोनियम का एक से जब 3 बनता है ना, तो 3 में से 2 को अवशोषित कर लेगा, एक को अपना उसी तरह छोड़ देता है कि वर्क चलता है, ठीक है। और बात करते हैं मंदक के रूप में। ठीक है, तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जब बात करते हैं मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में किसका, ग्रेफाइट का और भारी जल का, बहुत सुंदर ग्रेफाइट का तथा भारी जल का मंदक के रूप में, यानी कि मॉडरेटर के रूप में। ये क्या करता है, इसको इस गति को धीमा करता है ताकि क्रिया ज्यादा तेजी से ना हो, ठीक है। यानी कि एक चीज हम लोग यहाँ कुछ देखते हैं कि बहुत संख्या में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन तथा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, देखिए ना। एक और देखिए क्वेश्चन अपना यहाँ से आ रहा है कि सूर्य, ठीक है, क्या बोले हैं, बिल्कुल सूर्य जो हम लोग अभी कितना 3 × 10 के पावर, ठीक है, 3 × 10 के पावर 26 जूल एनर्जी, ठीक है, पर डे देता है, और 3 × 10 के पावर 26 जूल एनर्जी देता है, तथा सूर्य के पास 3 × 10 के पावर 19 एनर्जी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, वहाँ पर कम हो रहा है। इस तरह से सूर्य, ये बताइए सूर्य हम लोग को लगभग कितना वर्ष पर एनर्जी देगा, उसका 1000 फॉलोवर्स ऊपर, ठीक है, और 5 मिलियन, ठीक है, 5 बिलियन बिलियन। हाँ, अब अगला इस बात करते हैं किसकी जी,
तब देखिए बात किसकी आ रही है? अब बात आ रही है नाभिकीय संलयन। बहुत बढ़िया। देखिए जब बात करते हैं नाभिकीय संलयन तो पहले जानेंगे कि नाभिकीय संलयन खोज किसने किया है। तो नाभिकीय संलयन खोज किसने किया है? हेंस ब्रेथ। ठीक है, नाभिकीय संलयन खोज किसने किया है? हेंस ब्रेथ ने नाभिकीय संलयन का खोज किया है। अतः जो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं कि देखिए जब दो या दो से अधिक परमाणु के नाभिक रचना क्या हुई है कि संयुक्त होकर एक ही बार रचना का उल्लेख टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये बताइए सूर्य और ऊर्जा का एनर्जी का सोर्स क्या है? बहुत बढ़िया। और नाभिकीय संलयन के लिए ताप तथा दाब को कितना 10 के पावर 8 केल्विन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होना है? किसी भी मूल्य वस्तु को संलयन करने के लिए ताप तथा दाब को 10 के पावर 8 केल्विन तक क्या चाहिए? उसकी आवश्यकता होती है। बहुत बेहतरीन। अब अगला जो क्वेश्चन आता है परमाणु को हम लोग अपना देखे हैं ना, अब आते हैं हाइड्रोजन में। तो क्वेश्चन ये कि हाइड्रोजन हम किस प्रकार करते हैं? परमाणु परमाणु नाभिकीय विखंडन पर तथा हाइड्रोजन और नाभिकीय संलयन। ये बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने किया है? नहीं, वो तो न्यूट्रॉन बम की खोज किया सेमर को है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। और हाइड्रोजन बम जो जानते हैं परमाणु बम के टेम्परेचर ये गया ना क्या होता है? शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक और यही बात ले लीजिए जब हम लोग शुरू में जब देखें जो नाभिकीय संलयन इसमें 4 हाइड्रोजन मिल करके ठीक है क्या एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार से अपना एनर्जी क्या होता रहता है? ठीक है, तो आज देखिए हम लोग 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ना 4 हाइड्रोजन। ये हम लोग का कौन सा चैप्टर हुआ अभी? चैप्टर नंबर 20 नाभिकीय विखंडन। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज? ब्रह्मांड। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है? ब्रह्मांड। बहुत बेहतरीन। देखिए जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पहले ये ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ये बताइए। मतलब जैसे सुनिए, देखिए ब्रह्मांड में कुछ करना नहीं है, तो सुनिए सही बात समझिए कि पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश। ठीक है, क्या बोला है कि पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी ग्रह उपग्रह क्षुद्रग्रह उल्का पिंड यानी कि जो कुछ याद करें सुई से लेकर के प्लेन तक। ठीक है, या फिर बोलिए बालू से लेकर के और बड़ा से बड़ा चीज का नाम हिमालय। हाँ, हिमालय तक। ये सभी किसके अंदर में आ गए? ब्रह्मांड हो गया। देखिए ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की देखिए आयु की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की 13.7 अरब वर्ष। फिर से बोलिए, एग्जाम को उसका ध्यान दिया। ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है तथा ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। अच्छा, दोनों पूछता है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। बहुत बढ़िया। अब बात करें देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसे कोई लोग बहुत सारे लोग ने अपना बहुत विचार किया है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया विचार ना तो बिग बैंग सिद्धांत को। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लवेटर दिया है। ठीक है, तथा इसका व्याख्या कौन किया है? वेगनर जी ने। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया है? जॉर्ज लवेटर दिया है तथा इसकी व्याख्या किसने किया है? वेगनर ने किया है। और एक और क्वेश्चन आता है कि देखिए ब्रह्मांड का डॉप्लर प्रभाव पहले होता है। डॉप्लर प्रभाव किससे है? ध्वनि से। लेकिन ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी देता है दो क्वेश्चन आपका ये दे देगा कि डॉप्लर प्रभाव का संबंध ठीक है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये क्वेश्चन ब्रह्मांड विस्तारित हो रही है किससे मालूम चलता है? ठीक है, और डॉप्लर प्रभाव में जब आप जाइए होता है और विस्थापन का सिद्धांत देता है, ये उसी की वजह से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन ये आता है कि देखिए ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। ये सर्वप्रथम जानकारी हबल। बहुत देखिए ब्रह्मांड की क्या वाले ब्रह्मांड का अगर कुछ छोटा सा जगह जिस दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस दिन बोलिए ब्रह्मांड के आने के विस्तृत अपना देखा जाएगा। अब बात करते हैं मंदाकिनी। ब्रह्मांड के बाद में बोलिए इसकी मंदाकिनी का स्थान आता है। तो देखिए मंदाकिनी क्या है? सबसे पहले मंदाकिनी बहुत मंदाकिनी जो क्या है ये तारों तथा सुलों का एक समूह है। यहाँ पर मुझे तारा निर्माण प्रक्रिया तारा निर्माण प्रक्रिया का भाग है, यानी कि तारा निर्माण प्रक्रिया कहाँ से होता है। अब इसमें हम लोग निहारिका एक नेबुला मौजूद है। ठीक है, जिस दिन वो ज्योग्राफी जाएंगे उस दिन आप लोग को क्या रिलेशन है दोनों में संबंध करके अच्छे से बता सब लोग बात ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि इसको निहारिका से ऐड मत कीजिएगा। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मंदाकिनी और निहारिका में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। तो यानी कि फाइनली आप लोग ये समझिए कि मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी होता है अरबों तारों का समूह है और यहाँ से तारों का निर्माण होता है। इसमें 98% मंदाकिनी में क्या होता है? 98% तारे होते हैं तथा 2%
गैस होते हैं, ठीक है। मंदाकिनी में जो चीज मंदाकिनी में 98% तारे हैं, 2% गैस है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता है कि ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां हैं? 100 अरब मंदाकिनियां, ठीक है। ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां हैं? 100 अरब मंदाकिनियां, 10 के पावर 11 मंदाकिनियां हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितना तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, 10 के पावर 11 तारे हैं। यानी कि ब्रह्मांड में टोटल तारों की संख्या कितनी हो गई? 10 के पावर 22। बहुत बढ़िया। अब देखिए ट्विस्ट क्या बताया इसमें, मंदाकिनी है तो एक दूसरे से क्या मतलब इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये जुड़ने होने की वजह क्या है? ये जुड़े होने की वजह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। और मंदाकिनी का वैल्यू होने 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भैया? सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय तथा अनियमित, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोले हैं कि सर्पिलाकार जितना भी मंदाकिनी है उसमें 80% सर्पिलाकार है, 80%। तो क्या बोले हैं कि जितनी भी मंदाकिनी है उसमें 80% क्या है? सर्पिलाकार है। और 17% क्या है? दीर्घवृत्तीय। और 3% क्या है? अनियमित, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और पता है मंदाकिनी भी इतना बड़ा है जिसके बारे में आपको गेस नहीं कर सकते। आप खुद यही समझिए कि एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, कि एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे है ना। और बताइए कि हमारी अपनी एक मंदाकिनी जिसका नाम क्या है? मिल्की वे, है ना। तो बोलिए जब हमारा जब आकाशगंगा, ठीक है, हमारा जब आकाशगंगा इतना बड़ा होगा तो उसी तरह से बोलिए क्या बोले कि जब 100 अरब मंदाकिनी है तो समझिए कितना बड़ा होगा। सोचने वाली बात है कि बात है? क्योंकि एक तारा है जो कि 100 गुना सूर्य से बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा बोले बहुत सारा तारा है, नो डाउट। तो समझिए कि मंदाकिनी का कितना उसको बोलिए विस्तृत उसका व्यापक फैलाव है। देखिए इसका बोलिए इसी विस्तृत व्यापक फैलाव की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रैविधीय ब्रह्मांड भी कहते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन ये रहता है कि त्रैविधीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो मंदाकिनी को, ठीक ना। क्या बोले त्रैविधीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो मंदाकिनी को। अब बताइए कि सबसे बृहत मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ है, ड्वार्फ क्या है कि सबसे बृहत्तम क्या मंदाकिनी है। अब आते हैं हम लोग अपनी मंदाकिनी, ठीक ना। हमारी अपनी मंदाकिनी सर्वप्रथम देखो किसने किया था? गैलीलियो है, बहुत बढ़िया। हमारी अपनी मंदाकिनी का नाम क्या भैया? आकाशगंगा, मिल्की वे, दूरदर्शिका, इसी का नाम है अपनी मंदाकिनी का। तो देखिए हमारी अपनी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी, ठीक है। हमारी अपनी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। और थोड़ा सा एक इसके बारे में डिटेल जब ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय आपको डिटेल्स बहुत पढ़ा के मजा देंगे उसमें, ठीक है। अब जब देवयानी की बात करते हैं थोड़ा सा सूर्य के बारे में लिए। सूर्य जो है हमारी अपनी मंदाकिनी से बहुत काफी दूर है, ठीक है। सूर्य जो है हमारी अपनी मंदाकिनी से बहुत काफी दूर है। और हमारी अपनी मंदाकिनी के चारों तरफ चक्कर लगाने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 25 करोड़ वर्ष या फिर 250 मिलियन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या चीज ब्रह्मांड करते हैं, मंदाकिनी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तारामंडल। तारामंडल की बात की जाए ना, ठीक है। तारामंडल पर है तारामंडल भैया कुछ नहीं, तारों का समूह है, ठीक है। तारामंडल क्या है? तारामंडल का क्या है? तारामंडल भैया क्या है? बस तारामंडल में तारों का समूह है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं कि तारों क्या है? तारामंडल क्या है? तारों का समूह है। और बात किसकी हो रही है कि जब तक कुछ अपना प्रमुख तारामंडल के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम यही सीधा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल का पार्ट है, ठीक है। तो यही 5 में से ज्यादातर अभी तक जितना पेपर हुआ है हम जहाँ भी देखे अपने जितना मिला है आज तक से यही 5 में से एक को डाल दिया। तो देखिए प्रमुख तारामंडल बोल रहा है पहले देखिए तारामंडल की टोटल संख्या कितना 89 है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा सेंट्रोस है। सेंट्रोस में टोटल कितने तारे हैं? 94 ना। सेंट्रोस में टोटल 94 है। जबकि सबसे छोटा तारामंडल का नाम क्या है? सबसे छोटा तारामंडल का नाम क्या है? हाइड्रा ना। सबसे छोटा तारामंडल का नाम हाइड्रा है जी। एकदम गलत नहीं कर रहा है, मतलब पढ़ नहीं रहा। हाइड्रा ना बोल रहे हैं। पढ़ाई के साथ आप ठीक आप बढ़िया बोल रहे हैं। दिमाग लेके पढ़ाई के साथ उसको गद्दारी कर रहे हैं, एकदम इससे नहीं होना चाहिए। जिस चीज के साथ गद्दारी हो जाएगा तो बोलिए बड़ा झमेला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंट्रोस है। जबकि सबसे छोटा कौन है? हाइड्रा है। अब देखिए कहीं हाइड्रा को लेकर क्रक्स भी देता है, ठीक है। तो क्रक्स को भी ध्यान रखना है, क्रक्स भी क्या है? सबसे छोटा तारामंडल है। और बात करें प्रमुख तारामंडल के बारे में, तो देखिए कुछ प्रमुख तारामंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए उस प्रमुख तारामंडल में भी क्या क्या आ जाएगा? बृहस्पति, लघु सप्तऋषि, मृग,
हाइड्रा सिगस। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है बृहद सप्तऋषि तथा लघु सप्तऋषि को उत्तरी ध्रुव में कब देखा जाता है? ठीक ना, क्या बोला है? बृहद सप्तऋषि तथा लघु सप्तऋषि को उत्तरी ध्रुव में मिथिलेश जी कब देखा जा सकता है? ये जो वसंत ऋतु होता है ना, इसी टाइम इसको देखा जा सकता है। और बृहद सप्तऋषि से एक और क्वेश्चन देता है, बृहद सप्तऋषि से क्वेश्चन आपका ये देता है कि बृहद सप्तऋषि को पश्चिमी देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पश्चिमी देशों में बिग दीपक के नाम से जाना जाता है। बहुत बेहतरीन। और देखिए बात करते हैं, एक आते हैं का जी कि तारा है जी उषा महीने में लिटिल बियर का कौन है? उषा महीना उषा महीने में तो लिटिल बियर का सदस्य है, मतलब उसका बृहद सप्तऋषि या लघु सप्तऋषि के सदस्य है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा का है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव तारा के से क्वेश्चन क्या है, वहां से 5 क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देता है? ध्रुव तारा की जब बात करते हैं तो कहता है कि ध्रुव तारा सर्वप्रथम में अपना काम ये सभी तरह पहले क्या करते हैं? पहले कुछ गमन करते हैं। ठीक है, गमन किधर से किधर करते हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन जब आप लोग जब अपना छत सोइएगा ना तो क्या देखिएगा, जरा आप सोइएगा जब ये खड़ा होकर 20 वर्ष देखा जा सकता है, तो क्या देखिए सभी कहते हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलता हुआ प्रतीत होगा। इसका मुख्य वजह क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। जब वास्तविक से तारे किधर चलते हैं? पश्चिम से पूरब। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की वजह से किधर से किधर प्रतीत होता है? पूरब से पश्चिम की तरफ प्रतीत होता है। और देखिए पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब। हाँ बिल्कुल एकदम पता है, पश्चिम से पूरब होता है, पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। और देखिए एक और क्वेश्चन क्या आते हैं, एक और क्वेश्चन जस्ट आपका यहीं से उत्तरी ध्रुव तारा। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा तारा स्थिर रहता है? ठीक है, तो ध्रुव तारा। देखिए हाँ, ध्रुव तारा कभी क्या रहता है? कभी देखिए उत्तरी ध्रुव साइड में क्या रहता है, वहाँ को ये 60 किलोमीटर की जैसे स्थिर, इसमें कोई भी अपना मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और ध्रुव तारा जो क्या बोले उषा महीना जब लिटिल बियर समूह का सदस्य है। कभी कभी इसका आंसर बृहद सप्तऋषि भी बना देता है। ठीक है, क्या बोला है? कभी कभी इसका आंसर बृहद सप्तऋषि भी बना देता है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, कुछ तारों के बारे में फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला है? कुछ तार बहुत नहीं, तारे में और लेंगे। तो ये बताइए तारे का बहुत, तारे का नाम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? और तारे का आयु किसके द्वारा? उसके द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है, तारे का रंग उसके ताप के द्वारा तथा तारे का आयु किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। अब देखिए जिस तारे का, ठीक है, क्या है कि जिस तारे का पृष्ठ ताप सबसे अधिक होगा वो नीला, ठीक है, और जिस तारे का पृष्ठ ताप उससे हल्का सा कम होगा वो कैसा? सफेद। और जिस तारे का पृष्ठ ताप बिल्कुल कम होगा वो कैसा? लाल होगा। अब यही को हम लोग बात कर रहे हैं किसकी कहते हैं, और थोड़ा सा कुछ अन्य तारों के बारे में बात करेंगे। ये बताइए पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य है। और सूर्य के पश्चात पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितने दूरी पर है? 4.22 प्रकाश। और ये बताइए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष नहीं लगता है। जब सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 से 20 सेकंड। और 4.3 वर्ष। बहुत। तो ये बताइए अब जानते हैं क्या एक और तारे से जो बोल रहे हैं तो कहता है कि कौन सा तारा जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? तो जो आदि तारा के समय में जितना नहीं होता वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, और एक आप कहते हैं कि जब ब्रह्मांड जब हम पढ़ेंगे ना और जब ज्योग्राफी पढ़े उसमें तारे का बोले बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। हाँ प्राइम जो की है वो जब आएंगे तो। अब जब बात करते हैं किसकी, तो किसकी बात कर रहे हैं? और मैं तारे की। अब देखिए तारे में आपको देता है कि कौन कौन सा तारा मणासन तारा है, ठीक है, कौन सा तारा मणासन तारा है, यानी कि ये तारे का क्या बोले कि जीवन का समाप्त कर लेते हैं। तो भैया मणासन तारा के एग्जांपल कौन है? अनिमा तारा, न्यूट्रिनो तारा, सुपरनोवा, विस्फोटी तारा, ठीक है, श्याम विवर, ठीक है, श्याम विवर, ठीक ना, ये सभी के सभी क्या है? मणासन तारा, यानी कि उधर मर जाते हैं। अब बात करें ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल में पढ़ लेंगे। देखिए ब्लैक होल का प्रयोग सर्वप्रथम किया था व्हीलर ने। क्या बोला है? ब्लैक होल का प्रयोग सर्वप्रथम व्हीलर ने किया था तथा ब्लैक होल की संकल्पना किया था मिचेल। ठीक है, ब्लैक होल की संकल्पना मिचेल है। और ब्लैक होल का प्रयोग रियल रूप से जो देखा है कि सिद्धांत किया था, इसमें किसने किया है? अपना कौन किया था?
ठीक है जी। और इन्हीं के लिए इनको क्या चीज मिला था 1983 में, क्या मिला था? नोबेल भी मिल गया था, ठीक है। इन्हीं के लिए बहुत बढ़िया, इन्हीं के लिए क्या बोले हैं कि 1983 में क्या मिल गया था? नोबेल भी मिल गया था। तो देखिए एक बात होता है इसको बोलते हैं ब्लैक होल में ना, एक देखिए आप लोग क्वेश्चन मिलता है कि ब्लैक होल से ठीक ना कोई भी वस्तु याद रखिए उससे प्रकाश की बाहर नहीं निकल सकता है। इसका मुख्य वजह क्या है? बहुत बढ़िया। एक और बात ले लीजिए कि देखिए ब्लैक होल हम पहले निष्कर्ष निकालते हैं, फिर से बोल रहे हैं ब्लैक होल हम पहले निष्कर्ष निकालते हैं तो वैसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, ठीक ना, ये श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं? वैसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 कम होता है वो क्या श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तथा वैसे तारे, ठीक है, तथा वैसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 अधिक होता है वो अपना विस्फोटक कार्य के रूप में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आज क्या पढ़िए? ब्रह्मांड पढ़िए ना। और देखिए आप लोग का फिजिक्स में कल का क्या टास्क है? बहुत बढ़िया। हाँ तो ये क्या बोले हैं कि आप लोग का फिजिक्स में कल का क्या टास्क है? फिजिक्स, हाँ शायद नहीं बदल मात्रा को सुनिए, आप लोग का फिजिक्स में टास्क देखिए अपना 22 नंबर चैप्टर है विभिन्न में, ठीक ना। विभिन्न तरीके जितना भी है आप लोग का पूरा विभिन्न पढ़ के आ जाइएगा, ठीक ना। हाँ विभिन्न में देखिए क्या करेगा, एक आपका वैज्ञानिक सूत्र आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना क्या आ जाएगा जी? हाँ भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण हो जाएगा, फिर मात्र हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या माप विभिन्न इकाई हो जाएगा और विभिन्न, फिर उसके बाद में विभिन्न उपकरणों का आविष्कार हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बात के लिए क्षमा चाहते हैं, बोलिए कुछ थोड़ा सा इशू हो गया जिसकी वजह से आज हम लोग का विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको शायद डिटेल्स इसमें जानकारी नहीं आ पाया। तो आज हम लोग को विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं मिल पाएगी। और कल से आज देखिए थोड़ा कुछ और भी क्या हम बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चीज़ बोल रहे हैं कि कल आप लोग का करेंट वही जो बोले थे कि बिल्कुल जो आप लोग करेंट जो बोले थे पहला से रुचि तो सब लोग बता देते हैं। करंट में आप लोग जो बोले थे पेज नंबर इसी बुक से आप लोगों को करंट बोले थे, पढ़ने के लिए ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और इसी बुक में आप लोगों को क्या बोले थे, इसमें आपको पेज नंबर हम कितना बोले थे जी? पेज नंबर कितना बोले थे? बहुत बढ़िया। तो देखिए ये उत्कर्ष का करंट अफेयर्स है और इसमें पेज नंबर 6 तथा 7 से आप लोग जरूर पढ़िए। अब दोस्तों दूसरा बात ये बोलेंगे कि आप इस क्विज से जरूर जुड़े। और सबसे बड़ी बात ये क्विज स्पेशली बोलिए बिहार दरोगा यहीं बनाया गया है। उसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि जितना भी बोलिए ऐसा एग्जाम है, ठीक ना, जो बोलिए अपना जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, हम गारंटी बोलते हैं कि उन एग्जाम में भी ये क्विज आपको जरूर बेनिफिट करेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।